नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, ये एक वन्य जीव अभयारण्य है। नाम है सेट्टीहल्ली वन्य जीव अभयारण्य और ये बड़ा चर्चा में है। और चर्चा में होने के कारण एनवायरमेंट इकोलॉजी के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ से आपके प्रश्न बनकर पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो इसी कारण से इसके बारे में बात करेंगे, क्यों चर्चा में है और इससे जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उस पर भी हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए देखते हैं कि आखिर ये जो अभयारण्य है सेट्टीहल्ली वन्य जीव अभयारण्य, ये क्यों चर्चा में है। तो देखिए, कर्नाटक में जाएंगे तो जो शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर ये आपको सेट्टीहल्ली वन्य जीव अभयारण्य देखने को मिलेगा। और इसकी सीमा जो है, इसकी पूरा जो इसका क्षेत्र है, जो बाउंड्री लाइन है, उसको कम करने के प्रस्ताव को लेकर अब विवाद खुलकर सामने आ चुका है। और इसी सिनेरियो में, इसी पृष्ठभूमि में राज्य के वन मंत्री ने हाल ही में अभयारण्य का स्थलीय जो निरीक्षण है, ग्राउंड जो विजिट है, वो किया है। और जब से इसका विजिट हुआ है और जब से विवाद हुआ है, तब से ये खास तौर पे चर्चा में है। जो भी अभयारण्य है, इसकी सीमा घटाने को लेकर जो भी प्रस्ताव है, स्थानीय जो विकास परियोजनाएं हैं, उनके आधार पर ये सीमा कम करने की बात रखी गई है। आर्गुमेंट के तौर पे बुनियादी जो भी ढांचे हैं उनके विकास को लेकर इसकी सीमा कम करने की बात की गई है। मानव बस्तियों के दबाव से जुड़ी हुई जो भी इशूज हैं उनके कारण ये कम करने की बात की गई है। लेकिन ये आर्गुमेंट के अलावा देखेंगे तो इसके प्रस्ताव के संदर्भ में देखें तो अब विरोध खास तौर पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो विरोध है ये सबसे महत्वपूर्ण तौर पे आप देखेंगे पर्यावरण जो विद हैं, उन पर्यावरण विदों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। जो भी वन्य जीव प्रेमी हैं, उन प्रेमियों के द्वारा इस प्रस्ताव का विरोध किया जा रहा है। जो भी नागरिक समाज संगठन है, उन नागरिक समाज संगठनों के द्वारा कह सकते हैं कि इस प्रस्ताव का विरोध किया जा रहा है। और इसी विवाद के कारण देखें तो वन मंत्री के द्वारा स्थलीय जो ग्राउंड विजिट है वो किया गया। और इस विवाद के कारण आप देखेंगे तो ये जो अभयारण्य है सेट्टीहल्ली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि आखिर ये सेट्टीहल्ली वन्य जीव अभयारण्य, आखिर इसका क्या पृष्ठभूमि है, ऐतिहासिक क्या जानकारी है। तो सेट्टीहल्ली वन्य जीव जो अभयारण्य है, इसकी जो अधिसूचना है कर्नाटक में पश्चिमी घाट जो संरक्षण है उसी नीति के तहत ये लाई गई थी। ये जो पूरा क्षेत्र है, ये लंबे समय से देखें तो वन आरक्षित जो समुदाय है, जो कृषि भूमि है, नदी आधारित जो भी आजीविका है, उससे जुड़ा हुआ है। तुंगा जो नदी है उस पर बना जो तुंगा एनीकट है, उस एनीकट ने क्षेत्र की जल पारिस्थितिकी को एक आकार भी दिया है। और इसी कारण से देखें तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर इसकी भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो पश्चिमी घाट का जो एक तरह से संक्रमण क्षेत्र है, जो इकोटोन है, उससे ये संबंधित है। यहाँ पर सदाबहार वन, पर्णपाती वनों के बीच में इसकी मौजूदगी देखने को मिलती है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण ट्रांजिशन वाला रीजन है, जहाँ पर अत्यधिक जो जैव विविधता है वो आपको देखने को मिलेगी। और इसी कारण से क्या है कि विभिन्न प्रजातियों के आवास के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है ये बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। अनुकूलन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो एडाप्टेशन के दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है। और इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है, कर्नाटक के शिमोगा, जिसे शिवमोगा भी बोलते हैं, इसी डिस्ट्रिक्ट में ये आपको देखने को मिलेगा। पश्चिमी घाट का जो संक्रमण क्षेत्र है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मदांगड्डे जो पक्षी अभयारण्य है वो भी सेट्टीहल्ली वन्य जीव अभयारण्य का क्या है, एक हिस्सा है। और दूसरी बात कि ये तुंगा नदी के बीचों बीच स्थित एक द्वीप पर बसा एक लोकप्रिय पक्षी घोंसला बनाने का एक स्थल भी है। अगर इस अभयारण्य से जुड़ी हुई जो भी जल संसाधन या संरचनाएं हैं, उसमें तुंगा एनीकट जो डैम है ये सबसे महत्वपूर्ण है। अभयारण्य के भीतर ही ये बनाया गया है, यानी स्थित है। तुंगा जो नदी है, ये तुंगभद्रा जो नदी है उसी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो ये जो नदी है ये कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो भी जल उपस्थिति है, जल जो आपूर्ति है, उस आपूर्ति के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये नदी जो तुंगा नदी है ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसी कारण से इस पूरे क्षेत्र में आप देखेंगे तो जो जैव विविधता है वो क्या है, वो काफ़ी अधिक है। डाइवर्सिटी काफ़ी अधिक है, बायोडाइवर्सिटी। और इसके अलावा यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रजातियों के जो पक्षी आवास हैं वो यहाँ पर निर्मित होते हैं। तो पक्षियों के आवास के दृष्टिकोण से भी देखें तो ये जो नदी है ये महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो तुंगभद्रा एक बारहमासी महत्वपूर्ण नदी है।
अभयारण्य के भीतर बहती है, तो इस कारण से देखेंगे तो इस अभयारण्य के लिए ये लाइफ लाइन कही जाती है। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण मदागंडे जो पक्षी अभयारण्य है, ये तुंगा नदी के बीचों बीच में स्थित है, एक आइलैंड बन गया है। और वहीं पर ये आपको देखने को मिलेगा जो खास तौर पे कॉलोनियल जो नेस्टिंग बर्ड्स हैं उनका एक प्रमुख स्थल है, और मानसून के दौरान हजारों जो पक्षी हैं वो यहाँ पर घोंसला बनाते हैं। तो ये जो स्थल है ये रामसर साइट बनने की संभावना रखता है। तो इस कारण से देखेंगे तो इसमें वो पोटेंशियल है जो किसी भी वेटलैंड के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा देखिए जो भी वन प्रकार हैं उनकी अगर बात करें तो इस पूरे क्षेत्र के पश्चिम भाग में जाएंगे तो अर्ध सदाबहार वन देखने को मिलेंगे, बीचों बीच स्थिति में देखेंगे तो नम पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे, और पूर्वी भाग में जाएंगे तो शुष्क जो पर्णपाती है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इसी कारण से देखेंगे तो जो वनों की जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वन प्रकार हैं उनकी जो उपस्थिति है उनका बड़ा ही महत्व है, सिग्निफिकेंस काफ़ी अधिक है। बहुस्तरीय क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं कि वन संरचना आपको देखने को मिलती है। अलग अलग क्षेत्रों में देखेंगे तो अलग अलग वन प्रजाति वन प्रकार देखने को मिलते हैं। बड़े जो स्तनधारी हैं उनके लिए पर्याप्त कवरिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। तो बड़े जो स्तनधारी हैं उनके आवास के दृष्टिकोण से, उनके कवर के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और शाकाहारी जो मांसाहारी हैं उनके बीच में भी क्या है, एक संतुलन देखने को मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी शाकाहारी जो वन्य जीव हैं या फिर जो मांसाहारी हैं उनके बीच में क्या है कि एक जो संतुलन है वो बैलेंस ये वन्यजीव अभयारण्य क्या करता है, ये निर्मित करता है। यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण प्रमुख पक्षी आपको देखने को मिलेंगे उसमें कोमोरेंट डाटर है, हेरान है, इग्रेट है। तो ये जो स्थल है ये मानसून के दौरान देखें तो सामूहिक घोंसला निर्माण के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। और यहाँ पर अलग अलग देख सकते हैं वन के प्रकार देखने को मिलेंगे, जो कि पहले हमने बताया कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन या ड्राई या सेमी कह सकते हैं कि जो डेसिडर्ट फॉरेस्ट है वो आपको देखने को मिलता है। तो पूरा एक रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो अभयारण्य है, अभयारण्य के अगर पूरब वाले क्षेत्र में देखेंगे और इसके मिडिल वाले पार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर खास तौर पे देखेंगे कि शुष्क जो पर्णपाती वन है वो आपको खास तौर पे देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके पश्चिम भाग में देखेंगे जो वेस्टर्न वाला पार्ट है, इस क्षेत्र में जाएंगे तो अर्ध सदाबहार जो वन है वो खास तौर पे आपको देखने को मिलते हैं। तो इस कारण से देखें तो इसका यहाँ पर पूरा जो वनों का रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमने दिखा दिया। प्रमुख जो वृक्ष यहाँ पर देखने को मिलते हैं, सिल्वर ओक है, सागौन है, भारतीय कांटेदार जो बांस है, कलकत्ता जो बांस है, आशन है, मीठा इंद्रजाव है, आंवला है। इस तरह के बहुत तरह के जो वृक्ष हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो वन्य जीव देखने को मिलते हैं उसमें स्तनधारी पक्षी या अलग अलग तरह के वन्य जीव देखने को मिलते हैं। जैसे प्रमुख स्तनधारियों में बाघ, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, सियार, गौर, हाथी, सुस्त भालू है, या फिर सांभर, चित्तीदार हिरण है, जंगली सुअर है, सामान्य लंगूर, बोनेट मैकाक। पक्षियों में हार्नबिल, किंगफिशर, बुलबुल, तोते, कबूतर, फ्लाई कैचर, मुनिया, निगल, कठफोड़वा, मोर, जंगली मुर्गी, तीतर, ये सब यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इसी कारण से इस वन्य जीव अभयारण्य का अपना एक पारिस्थितिकी महत्व भी है, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, क्योंकि पश्चिमी घाट के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये एक महत्वपूर्ण बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट का एक हिस्सा है। बाघ और हाथी जैसे जो फ्लैगशिप स्पीसीज हैं, बड़े जो जीव हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण आवास है। नदी आधारित देखेंगे पक्षी आवास के दृष्टिकोण से ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण इकोसिस्टम का भी निर्माण करता है। मानव वन्यजीव जो सहअस्तित्व है उसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर मानव और वन्यजीव दोनों रहते हैं। इसके अलावा देखिए विवाद जो हुआ उसमें महत्वपूर्ण जो मूल कारण था वो इसकी सीमा को घटाने से संबंधित जो प्रस्ताव लाया गया उस कारण से हुआ कि इसके बड़े ही निगेटिव जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेंगे। अब क्या इम्पैक्ट होंगे निगेटिव, तो देखिए आवास विखंडन की बात की जा रही है, हैबिटेट जो फ्रेगमेंटेशन है वो उत्पन्न हो जाएगा, मानव वन्यजीव जो संघर्ष है वो देखने को मिल सकता है, जो जैव विविधता हॉट स्पॉट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है उसके ऊपर लॉन्ग टर्म के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण जो प्रभाव है वो भी देखने को मिल सकता है। जो भी इससे जुड़े महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि कानून नीतियां हैं उसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2017 से लेकर 2031 तक के लिए जो बनाया गया है वो इस विवाद से जुड़ते हैं। अगर मानव वन्य जीव संघर्ष की बात करेंगे
तो इसका जो कारण होता है वो सीमावर्ती कृषि भूमि या हाथी या जंगली सुअर के द्वारा फसलों का नुकसान होता है। इस कारण से वन्य जीव और मानव के बीच में यहाँ पर क्लैश देखने को मिलता है। यदि अभयारण्य की सीमा घटाई गई तो ये दिक्कतें और बढ़ेंगी। समाधान के स्तर पे अगर आप देखेंगे तो बफर जोन को और मजबूत किया जा सकता है, सोलर फेंसिंग की जा सकती है, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाया जाए, स्थानीय जो लोग हैं उनकी जो पार्टनरशिप है इनके संरक्षण में वो बढ़ाया जाए, उसमें उनको इन्वॉल्व किया जाए, मुआवजा तंत्र में सुधार किया जाए तो बेहतर स्थिति बनाई जा सकती है। सीमा घटाने के बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन होगा, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो है वो बाधित हो सकता है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जो कन्फ्लिक्ट है वो बढ़ेगा, वेस्टर्न घाट जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर खतरा होगा। और जो भी सरकारी आर्गुमेंट दिया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि स्थानीय विकास जो है आधारभूत संरचना है उसके विस्तार को ध्यान में रखते हुए इसका जो श्रृंखन है या कह सकते हैं इसकी जो सीमाएं हैं उसको कम करने का प्रस्ताव दिया गया, जिसको लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ है। तो इस पूरे विवाद और इससे जुड़े हुए जो भी वन्यजीव अभयारण्य से जुड़ी हुई जानकारी है उन पर भी हमने संक्षिप्त रूप से अपनी बात रखी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।